नमस्कार और आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने डॉक्टर संतोष कुमार के पॉलिटिकल साइंस कोर्स इंडियन पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। अब ईमानदारी से कहूँ तो पब्लिक पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस ये शब्द सुनते ही ना मुझे स्कूल के सिविक्स के वो बोरिंग चैप्टर याद आ जाते थे। बहुत अकादमिक सा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये शब्द सुनने में हैं भी भारी भरकम, लेकिन असल में हम देश के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, जैसे हमारे फोन में एक ओएस होता है जो सब कुछ चलाता है, वैसे ही ये वो सिस्टम है जो तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, सड़कें कैसे बनेंगी, स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी और हमारे हिस्से का राशन हम तक कैसे पहुंचेगा। एग्जैक्टली। देश का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सुनने में ज्यादा मजेदार है। तो आज का हमारा मकसद इस ओएस को डिकोड करना है, समझना कि एक आइडिया, मान लीजिए सबके लिए साफ पानी, वो एक राष्ट्रीय योजना कैसे बनता है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है, और फिर वो हजारों किलोमीटर दूर किसी गांव में एक नल बिनकर हम तक कैसे पहुंचता है। चलिए इस मशीन के पुर्जे खोलकर देखते हैं। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सिस्टम में हमारी भी एक भूमिका है। हम सिर्फ यूजर नहीं हैं, हम इस ओएस को बेहतर बनाने में मदद भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पुर्जे से शुरू करते हैं। ये पब्लिक पॉलिसी या लोकनीति या फिर है क्या भला? क्या ये बस सरकार का कोई फैसला होता है? एक फैसले से कहीं ज्यादा। इन दस्तावेजों के मुताबिक लोकनीति किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार का चुना हुआ रास्ता है, और उस रास्ते पर चलने के लिए बनाए गए नियमों का, आप कह सकते हैं, एक पूरा सेट है। अच्छा, ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि हमें गरीबी कम करनी है, ये एक पूरा एक्शन प्लान है। मतलब गरीबी को कैसे मापा जाएगा, कौन लोग गरीब माने जाएंगे, उन्हें किस तरह की मदद दी जाएगी, पैसा, राशन या रोजगार। और ये मदद उन तक पहुंचाएगा कौन? सही, ये सब लोकनीति का हिस्सा है। मतलब अगर सरकार ने तय किया कि ट्रैफिक जैम एक बड़ी समस्या है, तो वो ऑड इवन स्कीम एक लोकनीति हुई। बिल्कुल। या देश में स्वच्छता एक मुद्दा है, तो स्वच्छ भारत अभियान एक लोकनीति है। बिल्कुल सही। लेकिन कोई भी आइडिया, चाहे वो कितना भी शानदार क्यों ना हो, बिना पैसे के सिर्फ एक ख्याल है। यहीं पर इस मशीन का सबसे जरूरी हिस्सा, इसका इंजन सामने आता है। बजट। हाँ, बजट। सही बात है। कह सकते हैं कि बजट के बिना पॉलिसी सिर्फ एक खाली आइडिया है, गाड़ी बिना पेट्रोल के। हमारे पास जो नोट्स हैं उनमें बजट चक्र पर एक पूरा सेक्शन है। और दिलचस्प बात यह है कि बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है, ये सरकार की असली प्राथमिकताओं का सच बताता है। नेता भाषण में कुछ भी कहें, पैसा जहां खर्च हो रहा है, असली कहानी वही है। एक तरह से सरकार का डीएनए टेस्ट। हाँ बिल्कुल। ये बजट चक्र एक साल लंबी प्रक्रिया है, जिसमें अगले साल के लिए योजना बनाना, संसद से मंजूरी लेना, पैसा जारी करना, और फिर ये जांचना कि पैसा सही जगह खर्च हुआ या नहीं, ये सब शामिल है। बल्कि ये भी देखूंगा कि मेरा वजन कम हुआ या नहीं। हाँ अच्छा। इसी तरह सरकार सिर्फ ये नहीं देखती कि स्कूल बनाने के लिए 100 करोड़ दिए, बल्कि वो ये भी देखती है कि क्या उस स्कूल से बच्चों के सीखने का स्तर सुधरा। ये बजट को एक खर्च की रसीद से बदलकर एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना देता है। कमाल है। यानी हिसाब किताब से आगे बढ़कर नतीजों पर फोकस करना। ठीक है, तो मान लीजिए हमारी सबके लिए साफ पानी वाली पॉलिसी बन गई और बजट में उसके लिए पैसे भी मिल गए। लेकिन दिल्ली में बैठे किसी अधिकारी को कैसे पता चलेगा कि बिहार के किसी छोटे से गांव में हैंडपंप कहाँ लगाना है, या महाराष्ट्र के किसी गांव को पाइपलाइन की जरूरत है? बहुत सही सवाल। और यहीं पर इस सिस्टम का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा काम आता है, विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। शक्ति का बंटवारा। सीधा सा मतलब है शक्ति को ऊपर से नीचे की ओर भेजना। आप इसे एक बड़ी कंपनी की तरह सोचिए। कंपनी का सीईओ हर छोटे शहर के शोरूम के लिए फैसले नहीं ले सकता। वो ये अधिकार लोकल ब्रांच मैनेजर को देता है, क्योंकि वो अपने ग्राहकों और बाजार को बेहतर समझता है। तो पंचायतें और नगर पालिकाएं हमारी शासन व्यवस्था की लोकल ब्रांच मैनेजर हुई। बिल्कुल। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने इन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक ताकत दी। राष्ट्रीय स्तर पर बनी साफ पानी की नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम इन्हीं का है। मतलब गांव में हैंडपंप स्कूल के पास लगेगा या कम्युनिटी हॉल के पास, ये फैसला गांव के लोग और उनकी चुनी हुई पंचायत ही बेहतर कर सकती है। हाँ, विकेंद्रीकरण नीतियों को ज्यादा लचीला और असरदार बनाता है। लेकिन क्या ये विकेंद्रीकरण हमेशा काम करता है? मैंने तो सुना है कि कई बार पंचायतों में लोकल पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार की वजह से केंद्र की अच्छी योजनाएं भी अटक जाती हैं। या उनका फायदा सही लोगों तक नहीं पहुंचता। आपकी बात में दम है,
और ये विकेंद्रीकरण की एक बड़ी चुनौती है। इन दस्तावेजों में भी इसकी जटिलताओं का जिक्र है। ये कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, अच्छा। लेकिन सिद्धांत ये है कि फैसले लेने का अधिकार उन लोगों के पास होना चाहिए जो उन फैसलों के नतीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाँ, इसके लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करना, उन्हें ज्यादा फंड्स देना और उनकी जवाबदेही तय करना बहुत जरूरी है। ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी टॉप डाउन मशीन है। पॉलिसी ऊपर बनती है, पैसा ऊपर से आता है, फिर वो राज्यों से होता हुआ जिलों और गांवों तक पहुंचता है। पर इस पूरी तस्वीर में आम नागरिक कहाँ है? क्या वो सिर्फ इन योजनाओं का लाभार्थी है या उसके पास भी कोई पावर है? और यहीं पर हम इस पूरी मशीनरी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, नागरिक और प्रशासनिक संपर्क। ये वो जगह है जहां सिस्टम और नागरिक का आमना सामना होता है। लास्ट माइल डिलीवरी। बिल्कुल। और जैसा कि आपने पूछा, नागरिक सिर्फ एक लाभार्थी नहीं है। इन दस्तावेजों में उन अधिकारों और उपकरणों का जिक्र है जो नागरिकों को एक पूरा टूलकिट देते हैं। एक मिनट यहाँ रोकते हैं। इन नोट्स में आरटीआई, लोकपाल, सिटीजन्स चार्टर, शिकायत निवारण प्रणाली जैसे कई उपकरणों का जिक्र है। हाँ। ये सब सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ। एक आम इंसान के लिए इनमें क्या फर्क है? अगर मेरी गली में स्ट्रीट लाइट खराब है, हाँ। तो मुझे इनमें से कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए? चलिए इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आपकी स्ट्रीट लाइट खराब है, सबसे पहले आप शिकायत निवारण प्रणाली या ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ओके। यानी नगर पालिका में या उनकी वेबसाइट पर जाकर एक सीधी सादी शिकायत दर्ज कराएंगे। ये किसी भी सर्विस में कमी को ठीक करवाने का पहला कदम है। ठीक है, मैंने शिकायत कर दी, लेकिन 1 हफ्ता हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब आता है सिटीजन्स चार्टर। हर सरकारी दफ्तर को एक चार्टर जारी करना होता है, जो उनका एक तरह का वादा है। उसमें लिखा होता है कि हम स्ट्रीट लाइट की शिकायत को 48 घंटे में ठीक करेंगे। अच्छा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप उस चार्टर का हवाला देके बड़े अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं कि आपका विभाग अपना वादा पूरा नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये तो विभाग को उसके ही वादे की याद दिलाने जैसा हुआ। पर मान लीजिए मुझे शक है कि हमारी गली की सारी लाइटें जानबूझकर खराब रखी जा रही हैं ताकि किसी खास कॉन्ट्रैक्टर को नया ठेका मिल सके। मुझे लगता है कि इसमें कोई घपला है। अब आपका टूल बदल जाएगा। अब आप इस्तेमाल करेंगे सूचना का अधिकार, यानी आरटीआई। आरटीआई। आप आरटीआई फाइल करके पूछ सकते हैं कि पिछले 1 साल में आपकी गली की लाइटों की मरम्मत पर कितना पैसा खर्च हुआ, किस कंपनी को ठेका दिया गया। ये जानकारी आपको घपले की तह तक जाने में मदद करेगी। आरटीआई चीजों को ठीक नहीं करता, वो आपको जानकारी की ताकत देता है। और लोकपाल, वो इस तस्वीर में कहाँ फिट होता है? लोकपाल एक बहुत बड़ी और ताकतवर संस्था है। वो आपके एक स्ट्रीट लाइट के मामले को नहीं देखेगा। उसका काम है बड़े स्तर के भ्रष्टाचार की जांच करना, मंत्रियों, बड़े अधिकारियों से जुड़े मामले। ओके। अगर आरटीआई से आपको पता चलता है कि स्ट्रीट लाइट के ठेके में करोड़ों का घोटाला हुआ है, जिसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं, तब लोकपाल जैसी संस्था की भूमिका आती है। समझ गए। तो संक्षेप में, शिकायत निवारण, सर्विस ठीक कराने के लिए, हाँ। सिटीजन्स चार्टर तय समय में काम करवाने के लिए, बिल्कुल। आरटीआई जानकारी निकालने के लिए, और लोकपाल बड़े भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। सही। और इन सब को एक साथ जोड़ने के लिए है ई गवर्नेंस, यानी ये सारे काम ऑनलाइन करने की सुविधा, ताकि दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। वाह, ये तो सच में एक पूरा टूल किट है। हाँ बिल्कुल। ये नागरिक को सिर्फ इंतजार करने वाले से एक सवाल पूछने वाला भागीदार बना देता है। बिल्कुल। ये टूलकिट नागरिकों को सिर्फ एक लाभार्थी होने से आगे बढ़ाकर एक सक्रिय भागीदार बनाता है। ये उन्हें सिस्टम पर सवाल उठाने और उसे बेहतर बनाने का अधिकार देता है। तो इन सब प्रक्रियाओं का, इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नतीजा क्या निकलता है? इन दस्तावेजों का आखिरी हिस्सा सामाजिक कल्याण प्रशासन पर है, जिसमें कुछ बहुत जानी पहचानी सरकारी योजनाओं का जिक्र है। शायद यहीं हम इन सभी सैद्धांतिक बातों का जमीनी असर देखते हैं। सही पकड़ा आपने। यही हम नीति को असल में काम करते हुए देखते हैं। यह सरकार की कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट वाली भूमिका है, जहां सरकार का काम सिर्फ कानून व्यवस्था देखना नहीं, बल्कि नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतें मुहैया कराना भी है। जैसे शिक्षा का अधिकार, आरटीई। ये एक राष्ट्रीय नीति है जिसे बजट से पैसा मिलता है और जिसे राज्यों के साथ मिलकर स्थानीय स्कूल और पंचायतें लागू करती हैं। हाँ, ये पूरी मशीनरी का एक आदर्श उदाहरण लगता है। ठीक वैसे ही फिर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना, जो करोड़ों परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देती है। खाद्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो देश की एक बड़ी आबादी को सस्ता अनाज पाने का कानूनी हक देता है। और मनरेगा का भी जिक्र है।
ये तो सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि ये ग्रामीण भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालती है। हाँ, मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ये सिर्फ एक रोजगार कार्यक्रम नहीं, एक कानूनी अधिकार है। मैंने ऐसे गांव देखे हैं जहां मनरेगा से मिली मजदूरी ने पहली बार किसी परिवार को ये मौका दिया कि वो अपनी बेटी को काम पर भेजने की बजाय स्कूल भेज सके। ये दिखाता है कि कैसे एक नीति कागज से निकलकर किसी की जिंदगी बदल सकती है। और आखिर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं हैं जो किसानों को सीधी आर्थिक मदद देती हैं। इन योजनाओं के बारे में हम सब सुनते हैं, लेकिन इन्हें इस तरह एक साथ देखने से समझ आता है कि ये आसमान से नहीं टपकती। इनके पीछे वही पूरा ढांचा काम कर रहा होता है जिसकी हमने अभी चर्चा की। नीति बनाना, बजट देना, विकेंद्रीकरण के जरिए उसे नीचे तक पहुंचाना और फिर नागरिक उपकरणों से उसकी निगरानी करना। और हर योजना के पीछे वही चक्र काम कर रहा होता है। समस्या की पहचान, जैसे किसानों की आर्थिक तंगी, फिर नीति का निर्माण, किसान सम्मान निधि, बजट का आवंटन और फिर प्रशासन के जरिए उसका वितरण। तो संक्षेप में हमने एक आइडिया की पूरी यात्रा देखी। एक विचार कैसे नीति बनता है, बजट उसे ताकत देता है, विकेंद्रीकरण उसे जमीन पर उतारता है, और नागरिक अपने टूलकिट से उसे जवाबदेह बनाते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत ही जटिल और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम है। एक राष्ट्रीय विचार से लेकर किसी गांव में स्कूल बनने या किसी किसान को आर्थिक मदद मिलने तक, इन सभी हिस्सों को एक साथ काम करना पड़ता है। नीति बनाने वाले, बजट पास करने वाले, जिले के कलेक्टर और गांव के पंचायत सचिव, ये सब एक ही चेन का हिस्सा हैं। ये दस्तावेज हमें उस पूरे प्रशासनिक नक्शे का एक बेहतरीन ब्लूप्रिंट देते हैं। और ये भी दिखाते हैं कि ये अकादमिक से लगने वाले कॉन्सेप्ट्स हमारी जिंदगी पर कितना सीधा असर डालते हैं। सड़क पर गड्ढा है या स्कूल में टीचर नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इसी प्रशासनिक ढांचे की सफलता या विफलता है। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने और उसमें हिस्सा लेने की चीज है। हमारे स्रोत नागरिकों को आरटीआई और सिटीजन्स चार्टर जैसे कई आधिकारिक उपकरण देते हैं। ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस विशाल और जटिल व्यवस्था में एक आम नागरिक के लिए लोक नीति को सच में प्रभावित करने का सबसे कारगर तरीका क्या है? क्या वो इन आधिकारिक चैनलों का सही इस्तेमाल करना है, या फिर संगठित होकर आवाज उठाकर व्यवस्था पर बाहर से दबाव बनाना है, या शायद असली बदलाव दोनों के तालमेल से ही आता है?